नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था मेगालिथिक एज, संगम एज के बारे में और कुछ साउथ की बातें जो हमने देखी थी। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे, हमारा एंशिएंट का ये लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन यानी पुष्पवती वंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमने जब नॉर्थ इंडिया का या जो एंशिएंट इंडिया शुरू किया था उसमें नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री में मगध सबसे इंपॉर्टेंट था और मगध का धीरे धीरे अवसान हुआ। और मैंने आपको बताया था कि लास्ट शासक जो थे वो कर्ण वंश के शासक थे और कर्ण वंश को पराजित करने के बाद में सातवाहन वंश ने अपनी शासन सत्ता स्थापित की। और ये जो सातवाहन वंश थे ये एक्चुअली मगध में शासन नहीं कर रहे थे, हालांकि कर्ण वंश के और हम कहेंगे कि मौर्य वंश के खंडहरों पर इन्होंने शासन किया। तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और हमारा आधुनिक जो मध्य प्रदेश है उसमें सातवाहन वंश शासन कर रहे थे। और इसी समय भारत में कुषाणों की सत्ता आई जिसमें हमने कनिष्क के बारे में पढ़ा। इसी समय भारत में गुजरात के वहां पर शक आए, पहलव पार्थियन आए, है ना, और इंडो ग्रीक किंग आए। इंडो ग्रीक किंग जो मैंने वीडियो में बताया था आपको कि इंडो ग्रीक किंग जो है सिकंदर के बाद में जितने भी यूनानी राजास बच गए थे वो इंडो ग्रीक किंग कहलाते थे। तो इंडो ग्रीकों ने पहले आक्रमण किया, उनके बाद में शक आए, शकों को खदेड़कर कुषाण आए और पहलव भी जो है अभी आधुनिक पाकिस्तान, कराची वगैरह के आसपास इन्होंने शासन किया। और सातवाहन जो है उस समय साउथ में शासन कर रहे थे। तो अगर आप इसको इस तरीके से मैप से देखना चाहें तो ये सातवाहन वंश यहां पर शासन कर रहा था, यहां पर शक शासन कर रहे थे, यहां पर पहलव शासन कर रहे थे और ये पूरा जो नॉर्थ इंडिया का पोर्शन है यहां पर कुषाण शासन कर रहे थे। ठीक है, और इंडो ग्रीक जो है कुछ पोर्शन में थे या खत्म हो गए थे क्योंकि कुषाणों ने उनको खत्म कर लिया था। तो ये मैंने आपको बताया भी था। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इनका आने का क्रम क्या है। सबसे पहले इंडो ग्रीक आए, फिर बाद में शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए, इस तरीके से ये आए। तो इन सब छोटे छोटे साम्राज्यों के कारण भारत एक्चुअली राजनीतिक रूप से कमजोर हो गया था और भारत को वापस पुनः राजनीतिक सूत्र में बांधने का काम जो किया है वो किया है गुप्त साम्राज्य ने। गुप्त साम्राज्य जो है कुषाण और सातवाहनों के खंडहरों पर, इनके र्यून्स पर, इनके अवशेषों पर उठने वाला साम्राज्य था। और गुप्त साम्राज्य में काफी प्रतापी शासक हुए जिनमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, इनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में जानते हैं क्योंकि गुप्त साम्राज्य को कला और साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसमें कई सारे लिटरेचर वगैरह की उन्नति हुई। मंदिर निर्माण कला जो हम वर्तमान में देखते हैं वो स्पेसिफिक मंदिर निर्माण कला जिसको हम नागर शैली बोलते हैं वो यहीं पर डेवलप हुई। गोल्ड कॉइन जारी करने वाला गुप्त साम्राज्य बड़ी संख्या में गोल्ड कॉइन जारी करने वाला राज्य था, यानी सबसे ज्यादा संख्या में गोल्ड कॉइन जो है गुप्त साम्राज्य के दौरान ही जारी किए गए। तो इन कई सारी चीजों से गुप्त साम्राज्य का महत्व बढ़ जाता है और इसलिए भी बढ़ जाता है कि राजनीतिक एकता स्थापित करने में गुप्त साम्राज्य ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि गुप्त साम्राज्य को आप उतना बड़ा नहीं कह सकते जितना मौर्य अशोक साम्राज्य था, फिर भी गुप्त साम्राज्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बड़े चाइनीज ट्रेवलर जो हैं फाहियान और हेंसुआंग जो है इसी समय भारत में आए थे और गुप्त साम्राज्य के टाइम तो फाहियान आए थे, लेकिन हैंसांग जो है गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे। तो उनके बारे में भी हम जानेंगे, उनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना थी वो श्रीगुप्त नाम के एक राजा ने की थी और उनका इतना कोई जिक्र मिलता नहीं है। बाद में घटोत्कच नाम के एक राजा है श्रीगुप्त के बाद में, उनका भी उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा है। लेकिन जो सबसे पहले महत्वपूर्ण रूलर जो गुप्त साम्राज्य के थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 CE यानी कि 319 ईस्वी में शासन किया और 319 ईस्वी में ही उन्होंने गुप्त संवत की स्थापना की। तो गुप्त संवत की स्थापना मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक तो विक्रम संवत था जिसको हम 57 BCE बोलते हैं, एक 78 AD में शक संवत चला, शक संवत, ये आपका विक्रम संवत। मैंने बताया भी था कि ये जो है कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कनिष्क ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ये संवत चलाया था। विक्रम संवत भी एक उज्जैन के राजा ने चालू किया था जो उन्होंने शकों को पराजित किया था और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसी तरीके से 319 AD में एक गुप्त संवत भी स्टार्ट किया गया। संवत का मतलब एक नया कैलेंडर जहां पर पहला साल 319 में बनाया गया। तो पहला साल 319 में है तो ये हमसे 319 साल पीछे है। आज हमारे यहाँ पर 2020 है लेकिन हमारा तो एक से काउंटिंग हो रही है, 319 है तो 319 अगर माइनस करेंगे तो आज इनका गुप्त संवत का साल निकल जाएगा।
तो गुप्त साम्राज्य में गुप्त संवत स्टार्ट करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने एक्चुअली अपने राज्य का विस्तार भी किया। तो गुप्त साम्राज्य में देखिए क्या चीजें हैं। गुप्त साम्राज्य का विस्तार, सबसे पहले तो गुप्त साम्राज्य ये जो है, ये यहाँ पर गलत है, ध्यान रखिएगा, ये 570 करीब कर लीजिएगा, 550 से 570 अराउंड गुप्त साम्राज्य का शासन रहा। तो 319 से ये पहला जो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त प्रथम, ये सबसे इंपॉर्टेंट राजा था। ये मैंने बताया आपको कि कुषाण और सातवाहन साम्राज्य के खंडरों पर शासन स्थापित हुआ। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण युग किसका? आर्ट एंड कल्चर का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई, लेकिन सबसे प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त। हालांकि बीच में श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में घटोत्कच नाम का एक इंपॉर्टेंट शासक आया था, लेकिन उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। चंद्रगुप्त ने एक टाइटल लिया, चंद्रगुप्त की उपाधि थी महाराजा धीराज। तो इन्होंने एक उपाधि धारण की। टाइटल का मतलब होता है उपाधि, तो अलग अलग विक्रमादित्य वगैरह की उपाधि धारण करते थे, वैसे इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और इन्होंने एक लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे इन्होंने विवाह किया। नेपाल का जो क्लेन था ये लिच्छवी वंश, लिच्छवी क्लेन का मतलब लिच्छवी वंश जो था वो नेपाल का वंश था, और नेपाल की राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ। गुप्त संवत स्टार्ट किया, ये मैंने आपको बता दिया 319 ईस्वी में। और ये जो है पहला रूलर था जिसने गोल्ड कॉइन चालू किए थे। श्रीगुप्त और घटोत्कच ने पहले गोल्ड कॉइन चालू नहीं किए थे। पहला गुप्त साम्राज्य का शासक था जिसने गोल्ड कॉइन इशू की, और बाद में गोल्ड कॉइन सबसे ज्यादा गुप्त साम्राज्य के दौरान इशू किए गए। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और गुप्त साम्राज्य की स्टार्टिंग के बारे में है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो सबसे प्रतापी शासक इस वंश का होता है, दो प्रतापी शासक होते हैं, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। तो समुद्रगुप्त जो था उसने नॉर्दर्न इंडिया के साथ साथ सदर्न इंडिया का पार्ट भी जीता। और समुद्रगुप्त के बारे में एक खास बात है कि उसने कई सारे राज्यों को जीत कर फ्री भी कर दिया, या अपने राज्य में मिलाया कुछ को और कुछ को अपना राज्य वापस दे दिया। तो उसकी जो नीति थी वो इन पर थी कि या तो टेक ओवर कर लीजिए, यानी हरा दीजिए उनको, या फिर उनको मोक्ष दे दीजिए कि भाई आप फ्री हो, या फिर उन पर अनुग्रह करिए। अनुग्रह करने का मतलब है कि उनको जीत के वापस उनका राज्य दे दीजिए, वो आपके अंडर में शासन करते रहेंगे। तो समुद्रगुप्त के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त बड़ा साहसी राजा था। उसके बारे में यह कहा जाता है, वी.ए. स्मिथ एक पुराने साहित्यकार हुए हैं, पुराने इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि भारत का नेपोलियन आप इसको कह सकते हैं, दो कारणों से। एक तो इसके साहस के कारण, इसकी जनरलशिप, लीडरशिप के कारण। तो साहसी भी था, और जनरलशिप जो थी इसकी, जो सेना को ये कहेंगे कि हम लीड करने का जो साहस था इसमें, उसके कारण भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एसएससी या रेलवे हमेशा पूछता है कि समुद्रगुप्त किस चीज को या वाद्य यंत्र को बजाता था जिसका जिक्र उसके सिक्कों पर भी किया गया, उसको वो वाद्य बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया। तो वीणा वादक था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उसके गोल्ड कॉइन्स पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अशोक का जो स्तंभ था, जो उसने कौशाम्बी में स्थापित किया था, अशोक के स्तंभ को ही प्रयाग में लाकर अशोक के उसी स्तंभ पर इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करवाई। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है उसी पिलर पर है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की तारीफ में कुछ चीजें करना। तो प्रयाग का मतलब इलाहाबाद। तो वो अशोक का जो स्तंभ है उसको समुद्रगुप्त के द्वारा ही प्रयाग में लाया गया, इलाहाबाद में लाया गया। उस पर इसके राजकीय कवि ने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई, और इसी पिलर को बाद में अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया, जिस पर जहांगीर ने भी कुछ लिखवाया था। जहांगीर के राज्याभिषेक का जिक्र भी इसी पिलर पर मिलता है। तो ये कई सारे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको समुद्रगुप्त से रिलेटेड एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने और लिखा है, चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र शासक बना। ये राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है, क्योंकि राजनीतिक रूप से भी इसने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टेरिटरी एक्वायर की, और सांस्कृतिक रूप से भी मैं बता रहा हूं आपको, जैसा कि इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करवाई। वीणा वादक जो हैं ये खुद कहलाते थे। तो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो इसके बारे में सोर्स हमें जो सबसे ऑथेंटिकेट मिलता है ये है इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति। तो आप इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति बोल दीजिए, इलाहाबाद प्रशस्ति बोल दीजिए, या इलाहाबाद स्तंभ बोल दीजिए, या प्रयाग प्रशस्ति बोल दीजिए, सारी चीजें एक ही है। कुल मिलाकर इलाहाबाद या प्रयाग में एक ऐसा स्तंभ है जिस पर समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है। इसका दरबारी कवि, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी और रेलवे में आता है, इसका दरबारी कवि कौन था जिसने इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना करवाई थी? तो वो था हरिसेन।
हरिशेन नाम के एक व्यक्ति ने इसका जो दरबारी कवि था उसी ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करवाई थी। इसको नेपोलियन बोला जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। वीए स्मिथ ने इसकी जो योजना थी, राजनीतिक रूप से भारत को एकीकृत करने की योजना थी, उसका था धरणी बंध। धरणी का मतलब था धरती, और धरती को एक साम्राज्य में बांधना। तो इसके जो एम्बिशियस थे, इसके जो गोल थे, वो थे धरणी बंध के गोल थे। धरणी बंध का मतलब है कि हम राजनीतिक रूप से पूरे धरती को, पृथ्वी को बांध दें, एक कर दें। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपका, वसुबंधु एक बौद्ध शिक्षक था, बौद्ध भिक्षु था, जिसको समुद्रगुप्त ने अपना मंत्री नियुक्त किया था। इसकी और टाइटल जो है विक्रमांक और कविराज है। ये टाइटल का मतलब मैंने आपको बता दिया। उपाधि कौन कौन सी ली थी वो है 2-3 पॉलिसी, जैसे कि मैंने आपको बात की थी। देखिए, ग्रहण नाम की पॉलिसी थी, एक इसकी मोक्ष नाम की पॉलिसी थी, और एक इसकी अनुग्रह नाम की पॉलिसी थी। तो ग्रहण में क्या करता था, कॉन्क्वेर द एनिमी, एनिमी को जीत लो, शत्रुओं को जीतो और अपने राज्य में मिला लो। मोक्ष में ये क्या करते थे, शत्रुओं को जीतो और बाद में जीत के बाद में उनको जिंदा छोड़ दो, फ्री छोड़ दो, वो कुछ भी करें। तो ये है मोक्ष की पॉलिसी। और एक अनुग्रह की पॉलिसी थी। अनुग्रह की पॉलिसी में इनका ये था कि शत्रुओं को जीतो, बाद में अगर वो इन्फ्लुएंस्ड है आपसे तो उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दो, वो आपके अंडर में शासन करते रहेंगे, आपको क्या करते रहेंगे, लगान वगैरह देते रहेंगे, कर वगैरह देते रहेंगे। ये वीणावादक था, ये मैंने आपको बता दिया है। और इसके राजनीतिक प्रभुत्व का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रीलंका के एक शासक को बौद्ध मंदिर बनाने के लिए इससे अनुमति लेने की जरूरत पड़ी। तो श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन, इन्होंने बौद्ध मंदिर निर्माण के लिए अनुमति ली थी समुद्रगुप्त के दरबार में दूध भेजकर। तो समुद्रगुप्त के बारे में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रिंटेड नोट्स में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो मैंने लिखा है, मेन इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है, वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसका राजकीय कवि कौन था, और सबसे इंपॉर्टेंट इसने ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है। प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, कोई भी चीज बोल दीजिए, और ये वही अभिलेख है, ध्यान रखिएगा, वही स्तंभ है जो अशोक ने स्थापित कराया था कौशाम्बी में, और समुद्रगुप्त के द्वारा इलाहाबाद या प्रयाग लाया गया। बाद में जहांगीर का जिक्र है, अकबर ने भी इसको जो है इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक गुप्त साम्राज्य का होता है वो होता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इसने शकों का समूल नाश कर दिया था। शक जो गुजरात वगैरह उज्जैन के आसपास शासन करते थे, शकों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त के शासनकाल के बाद में 5 साल बाद ये शासन करता है। 5 साल बाद इसलिए शासन करता है कि इसके बीच में इसके ब्रदर का शासन होता है कुछ टाइम के लिए, और उसके ब्रदर की हत्या करके उसके भाई की पत्नी को शक जो है अपहरण करके ले जाते हैं, किडनैप करके ले जाते हैं। तो शकों से उसको छुड़ाकर शकों का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा लेता है, और शकों का राज जो है भारत में खत्म करने का श्रेय जो है चंद्रगुप्त को जाता है। इसीलिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। चंद्रगुप्त के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक ऐसा शासक था जिसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। तो नवरत्न का होना, सबसे शुरुआती शासक यही है जिसके दरबार में नवरत्न थे। बाद में तो हम बात करें अगर मिडेवल हिस्ट्री में, तो एक कृष्णदेव राय हुए हैं साउथ के शासक, उनके दरबार में भी नवरत्न थे। या फिर हम बाद में बात करें कि अकबर थे, अकबर के दरबार में भी नवरत्न हुए हैं। तो कृष्णदेव राय जो साउथ के शासक थे, अकबर जो मुगल शासक था, और चंद्रगुप्त मौर्य, इनके तीनों के दरबार में नवरत्न जो है स्थापित हुए थे। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो हमें ज्यादा जानकारी मिलती है, इसकी सिस्टर, इसकी बहन जो थी प्रभावती थी, और प्रभावती की शादी वाकाटक वंश के एक राजा से हुई थी। तो वाकाटक वंश के राजा की मृत्यु के बाद में प्रभावती ने ही अपने बेटे की संरक्षिता बन के जो है शासन किया था। तो उसने एक पुणे कॉपर एडिक्ट लिखवाया था। पुणे ताम्र अभिलेख प्रभावती के द्वारा लिखाया गया था। तो प्रभावती का जो पुणे ताम्र अभिलेख है, उसी से चंद्रगुप्त के बारे में भी हमें काफी सारी जानकारी मिलती है। तो ये अपने ब्रदर रामगुप्त की मृत्यु के बाद में शासक बना, जो 5 साल के लिए राजा रहा था। और रामगुप्त की वाइफ का नाम था ध्रुव देवी। तो ध्रुव देवी को शकों से मुक्त कराकर बाद में ध्रुव देवी से चंद्रगुप्त मौर्य अपने भाई की वाइफ से शादी करता है, और ये इस तरीके से इसका शासन चलता है। मोस्ट पावरफुल किंग आप कह सकते हैं। ये इसकी पुत्री है, सॉरी बहन नहीं थी, पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन के साथ में हुआ था, जिसकी जानकारी हमें पुणे ताम्र अभिलेख से मिलती है। तो ये पुणे कॉपर एडिक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पुणे कॉपर एडिक्ट, इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विक्रमादित्य कॉमन उपाधि हो गई थी जो हिंदू राजाओं के द्वारा धारण की जाने लगी थी। पहली विक्रमादित्य की उपाधि उस राजा ने धारण की थी जिसने 57th BCE में
गुप्त विक्रम संवत चलाया था। बाद में तो कई सारे राजाओं ने धारण किए और 14 राजा हुए ऐसे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अंतिम राजा तो था वो हेमू था, तो हम पढ़ेंगे उसको भी। परम भागवत या विक्रमांक की उपाधि भी धारण की। इसने अपनी दूसरी कैपिटल जो है उज्जैन बनाई। मैंने बताया था कि शकों को इसने समूल नाश कर दिया था, तो शकों को नाश करने के बाद में उज्जैन को इसने कैपिटल बनाया। कालिदास जो सबसे रिनॉन्ड पोएट थे, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, वो इसी के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। चांदी के सिक्के भी इन्होंने चलाए जो रूपक के नाम से, क्या नाम था, रूपक। और फाहियान जो है इनके टाइम में विजिट किया। तो फाहियान एक चीनी यात्री था, फाहियान ये चीनी यात्री जो है इसी के टाइम में विजिट किया है, चीनी यात्री। तो इनसे भी हमें कई सारी जानकारी मिलती है, फाहियान के इससे। और एक मिस्टीरियस थिंग आपको और बताता हूं मैं, जो मैंने लास्ट में लिखी है। कुतुब मीनार के पास में एक स्तंभ गड़ा हुआ है, लोहे का स्तंभ है, करीब 1500 साल पुराना बोला जाता है कि वो लोह स्तंभ है। उस पर अभी तक जंग नहीं लगा है। उसको हम बोलते हैं मेहरौली आयरन पिलर या मेहरौली का लोह स्तंभ। तो मेहरौली का जो लोह स्तंभ है, मेहरौली का जो आयरन पिलर है, उस पर 1500 सालों में भी जंग नहीं लगा है। इस टेक्निक से उसको बनाया गया है। कहा जाता है कि वो जो मेहरौली लोह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त से ही संबंधित है, और चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो राजा कंसिडर किया जाता है। तो मेहरौली के निकट मेहरौली लोह स्तंभ, मेहरौली लोह स्तंभ जो है जिस पर कुछ लिखा गया भी है, वो इसी राजा से संबंधित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको इसके बारे में बताई है। अब इसके नवरत्नों के बारे में जान लेते हैं। हालांकि आप कहीं पर भी नोट्स बुक्स कहीं पर भी देखेंगे तो 3-4 लोगों के बारे में उसमें जिक्र होगा, लेकिन मैं आपके लिए 9 के 9 नाम लेकर आया हूं और ये भी बताया कि उनका फील्ड कौन सा है। तो 4 नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू के, जिसमें कालिदास जो है सबसे पहले, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास शेक्सपियर्स ऑफ इंडिया। तो गोल्डन पीरियड इसको कहा जाता है आर्ट एंड कल्चर का। तो ये तो आर्ट तो कल्चर तो है ही, आपका साहित्य की रचना हुई है। और इसके बाद में मंदिरों के निर्माण वगैरह के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की देखिए, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, कुमार संभवन, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, ये सारे जो हैं इनकी रचनाएं हैं। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मालविकाग्निमित्र का जिक्र तो मैंने पहले भी किया था कि एक राजा हुए पुष्यमित्र, जिनके बेटे थे अग्निमित्र। तो शुंग वंश के राजा थे, उनके बेटे के ऊपर मालविका और अग्निमित्र की कहानी इन्होंने लिखी है। मेघदूतम इनका बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। अभिज्ञान शकुंतलम जो शकुंतला की प्रेम कहानी का जिक्र है। विक्रमोर्वशीय, विक्रम और उर्वशी की प्रेम कहानी का जिक्र है। तो ये भारत के शेक्सपियर हुए हैं, या भारत के शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ये उज्जैन में निवास करते थे, क्योंकि सेकंड कैपिटल जो है चंद्रगुप्त सेकंड की यहीं पर थी। दूसरा धन्वंतरी, धन्वंतरी ग्रेट फिजिशियन थे, फादर ऑफ आयुर्वेद इनको बोला जाता है। तो आयुर्वेद में इन्होंने बहुत सारी चीजें, प्लांट डिस्कवर किए जिससे कई सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। तो धन्वंतरी जो है सेकंड इनके रत्न थे। तो 9 रत्नों में धन्वंतरी, कालिदास, और फिर आप देखिए यहाँ पर ये नाम मैंने इंग्लिश में लिखे, लेकिन हिंदी में लिखे इंग्लिश में लिखे एक ही बात है। कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीय, ये तो आप पढ़ ही सकते हैं इस तरीके से। फिर वरामिहिर, वरामिहिर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, जिन्होंने खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमर बोला जाता था। इन्होंने ये वराह सिद्धांतिका और पंच सिद्धांतिका की रचना की। 2 किताबें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वराह संहिता और पंच सिद्धांतिका। तो वराह संहिता से भी इंपॉर्टेंट है पंच सिद्धांतिका, क्योंकि पंच सिद्धांतिका का क्वेश्चन 2-3 बार आपके एग्जाम में आ चुका है, पंच सिद्धांतिका, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट है जिनका जिक्र आता है, मैंने बताया था कि 4 का आता है, 1, 2, 3 और 4, ये चौथे हैं अमर सिंह। अमर सिंह क्या है, डिक्शनरी निर्माण, लेक्सिकोग्राफर थे। तो लेक्सिकोग्राफी की इन्होंने रचना की, डिक्शनरी की इन्होंने रचना की, जिसको इन्होंने अमरकोश नाम दिया। तो इस डिक्शनरी का नाम क्या दिया इन्होंने, अमरकोश, ये नाम दिया था। तो कई सारे शब्दों की व्याख्या इन्होंने की है। तो ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है नवरत्नों में से। लेकिन मैं आपके लिए 5 और लेकर आया हूं जिनका मैंने फील्ड बताया है। जैसे गटकुपर थे, राजनीतिज्ञ थे। ये थे शणपक जो थे वो फलित ज्योतिष थे, एस्ट्रोलॉजर थे। शणपक, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से नाम लिखिएगा, शणपक। और शंकु नाम के एक व्यक्ति और थे जो वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट थे। और वरारुचि थे, वरारुचि व्याकरणज्ञ थे, ग्रामेरियन थे। और वेला भट्ट जो है जादूगर थे, मैजिशियन थे। ये नवरत्न जो है इसके दरबार में हुआ करते थे। तो चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार चंद्रगुप्त मौर्य याद आ जाता है, क्योंकि वो भी एक प्रतापी शासक था। यही गलती मोदी जी ने भी एक बार की थी। वो बात कर रहे थे चंद्रगुप्त
सेकंड की और चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र किया, जिसको बाद में नीतीश कुमार ने करेक्ट किया था, तो मैं तो खुद को करेक्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट हम बात करें, इसके बाद में जो सबसे प्रतापी शासक हुआ इसका, वो हुआ स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के बारे में भी कुछ चीजें हैं। कुमारगुप्त वैसे पहले है, लेकिन कुमारगुप्त के बारे में तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कि नालंदा विश्वविद्यालय इन्होंने निर्माण किया, बस यही चीजें हैं। मंसूर अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है, बहुत कुछ खास नहीं। लेकिन इसके बाद जो प्रतापी शासक है वो स्कंदगुप्त। तो देखिए इन्होंने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता होगा कि बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें चीनी यात्री हंसवांग आया था और उसने बोला था कि 10,000 लोग जो है वहां पर पढ़ते हैं और विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला कुमारगुप्त था। दूसरा, इसने महेंद्रादित्य की टाइटल लिया, जैसे विक्रमादित्य है उसी तरीके से महेंद्रादित्य का टाइटल इसने लिया। और इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मंसूर अभिलेख है। मंसूर एमपी में एक जगह है और मैं काफी टाइम मंसूर में रहा हुआ हूं, तो ये मैंने देखे हैं। वहां पर मंसूर का जो म्यूजियम है वहां पर ये अभिलेख रखे गए हैं, जहां से हमें पता लगता है कि इसका गवर्नर था, उसका शासन यहाँ पर था। तो इसकी रचना जो है संस्कृत विद्वान थे एक वत्स भट्टी, उन वत्स भट्टी ने इसकी रचना की थी, जो अभिलेख है इसकी रचना की थी। और मालवा यानी नीमच, मंदसौर, रतलाम, जावरा का जो पोर्शन है उसको हम मालवा बोलते हैं, उज्जैन तक का पोर्शन। तो मालवा के गवर्नर जो है वंतु वर्मा का जिक्र इस मंसूर अभिलेख में। तो मंसूर अभिलेख से कुमारगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये तो जनरल फैक्ट है, इसमें आगे किया कुछ खास नहीं है। एक ये आप देख लीजिए, हुण जो है मध्य एशिया की जाति थे, जो थोड़े गोरे कलर के थे और हुण बहुत शक्तिशाली थे, बर्बर जनजाति थी, आते थे, विनाश करते थे, लूट पाट के चले जाते थे। हुणों का आक्रमण जो है इस समय एक सबसे बड़ी समस्या थी, जो कुमारगुप्त के टाइम में चालू हुआ था। ये तुर्क और मंगोलों की मिश्रण जनजाति थी, ये मैंने आपको लिखा है, तुर्क और मंगोल। तो तुर्क और मंगोल के बीच का जो पोर्शन है वहां पर हुण आते थे, मध्य एशिया हम उसको कह सकते हैं। और वहां से आकर बहुत सारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तक वो पहुंचे और कुमारगुप्त के समय वो आए तो उनका सामना जो है हमें करना पड़ा। एक सबसे इंपॉर्टेंट राजा होगा हुणों में मिहिर कुल। तो मिहिर कुल जो है वो परास्त करेंगे मालवा के एक शासक जो गुप्त साम्राज्य के अंडर ही शासित करते थे, यशोधर्मन। तो यशोधर्मन जो है वो मिहिर कुल को परास्त करेंगे। उसका जिक्र भी हमें मंसूर अभिलेख से मिलेगा, क्योंकि वो उस समय मंसूर में शासन कर रहे थे। तो ये आपकी आगे जानकारी होगी, तो अतिरिक्त जानकारी ये मैंने आपको दे दी है। स्कंदगुप्त के बारे में जो मैं बता रहा था, अंतिम प्रतापी शासक था। सबसे पहले इसके बारे में देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में, सुदर्शन झील का जिक्र मैंने कई बार किया है, अशोक के गवर्नर ने बनाई थी। और सुदर्शन झील में हमें एक संस्कृत अभिलेख मिला है, जो रुद्रदामन वहां के शक राजा ने लिखवाया था, और संस्कृत का लिखा जाने वाला सबसे बड़ा अभिलेख है। उसने भी सुदर्शन झील की मरम्मत कराई और स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील की मरम्मत का काम करवाया था। ये हमें उसी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख में स्कंदगुप्त के द्वारा जो लाइन्स ऐड की गई है बाद में, उससे मिलता है। तो रुद्रदामन ने जो अभिलेख लिखा, उसी अभिलेख में स्कंदगुप्त के द्वारा चीजें ऐड की गई और सुदर्शन झील की मरम्मत का काम कराया गया। ये गिरनार या जूनागढ़ में है सुदर्शन झील। तो ये अशोक के टाइम से बहुत फेमस है। दूसरा, पुष्यमित्र और हुणों को परास्त किया। तो पुष्यमित्र और हुणों को इन्होंने परास्त किया, अपने साम्राज्य की रक्षा की। तो अब देखिए हुण अटैक जो होने लग जाएंगे, तो इस तरीके से इसके बाद में बहुत बड़े उत्तराधिकारी कोई होंगे नहीं। हुणों के अटैक से गुप्त साम्राज्य जो है बिल्कुल सिमट कर सिर्फ नॉर्थ में रह जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो उत्कर्ष था वो तो चंद्रगुप्त सेकंड और समुद्रगुप्त के टाइम था। स्कंदगुप्त भी एक बड़ा प्रतापी राजा था, लेकिन इसके बाद के आने वाले उत्तराधिकारी सारे जो कमजोर निकले और बाद में ये खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए जूनागढ़ अभिलेख में इसने जो स्कंदगुप्त ने झील का निर्माण कराया या झील को रिपेयर कराया, तो अपना नाम वहां पर पर्णदत्त लिखवाता है। ये पर्णदत्त जो है के नाम से इसका जिक्र मिलता है। हुणों को इसी में मलेच्छ कहा गया। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में आया है कि मलेच्छ किस जाति को, किस मिडिल एशियन जनजाति को कहा जाता है जिसने भारत में आक्रमण किया? तो मंगोल, हुण, तुर्क, इस तरीके से बोला जाता है। तो यहाँ पर हुणों को जो है मलेच्छ कहा गया। मलेच्छ मतलब वो नीच जाति के लोग, इस तरीके से इसमें कहा गया। स्कंदगुप्त के बाद हुण आक्रमण में तेजी आई, ये मैंने आपको बता दिया है। स्कंदगुप्त के बाद कमजोर शासकों के कारण साम्राज्य का विघटन हो गया। उत्तराधिकारी अच्छे नहीं थे, आक्रमण होते जा रहे थे, साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाए तो खत्म हो गए। इसके बाद देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, हुण शासक मिहिर कुल सबसे प्रतापी शासक हुआ, इसने आक्रमण किया। और गुप्त के मालवा के जो सामंत थे यशोधर्मन, ये एक्चुअली मंसूर के शासक थे, और यशोधर्मन के नाम पर ही वहां पर यशोधर्मन नगर जो है, कई सारे कॉलोनीज वगैरह के नाम है। तो यशोधर्मन एक प्रतापी शासक थे जो गुप्तों के अंडर शासन करते थे, और इनकी जानकारी हमें मंसूर अभिलेख से मिलती है, जो 532 AD का अभिलेख है। हालांकि अभिलेख बाद में लिखा गया है, लेकिन इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। 510 ईस्वी के आसपास एरण अभिलेख, एरण जो है मध्य प्रदेश में है,
एरन अभिलेख से उस समय के गुप्त शासक भानुगुप्त का जिक्र मिलता है। तो इस स्कंद गुप्त के बाद में इतने सारे शासकों का वर्णन उस तरीके से नहीं है क्योंकि बहुत कमजोर शासक थे, लेकिन भानुगुप्त का जिक्र हमें मिलता है एरन अभिलेख से। और इसी भानुगुप्त के अभिलेख से हमें पता लगता है कि भानुगुप्त का एक सामंत था जिसकी मृत्यु हूण अटैक में हो गई, और हूण अटैक के बाद में मृत्यु होने पर उसकी पत्नी ने आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह करने का मतलब जो सती प्रथा की शुरुआत हुई उसका सबसे पहला लिखित प्रमाण या लिखित अभिलेख जो है ये एरन अभिलेख है। तो इसका कई बार जिक्र आता है कि सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण हमें कहां पर मिलता है, तो वो है एरन अभिलेख। तो ये 510 ईसा पूर्व का अभिलेख है जहां पर यह लिखा गया है कि गुप्त साम्राज्य के शासक के सामंत की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी ने आत्मदाह किया। तो सती प्रथा का पहला लिखित अभिलेखीय प्रमाण जो है यही है। अंतिम गुप्त शासक कौन हुआ? विष्णुगुप्त हुआ, जिसने 550 या 570 के आसपास शासन किया होगा। तो इस तरीके से एक मेजर हम कहेंगे कि वंश जिसने राजनीतिक सूत्र में बांधा भारत को, वो खत्म होता है। और गुप्तों के खत्म होने के बाद में भारत में राजनीतिक अस्थिरता हो जाती है। राजनीतिक अस्थिरता के बीच में छोटे छोटे राजवंश अलग अलग जगह हो जाते हैं, साउथ में अलग, नॉर्थ में अलग। एक बार और इस भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का काम वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश के शासक करते हैं, जिसमें हर्षवर्धन सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसका शासन तो गुप्तों से भी कम रहा था। उसका शासन, वो तो नर्मदा पार भी साउथ में नहीं जा पाया था, लेकिन गुप्तों से छोटा शासन होने के बाद भी नॉर्थ इंडिया को तो एटलीस्ट उसने राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। तो सबसे बड़ा शासक अगर मैं बात करूं तो अशोक या मौर्य साम्राज्य था, फिर गुप्त थे, और वर्धन वंश ने भी थोड़ा ठीक ठीक शासन उस समय किया था। तो वर्धन वंश के बारे में या पुष्यभूति वंश के बारे में जानते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी जो है कहां बनाई थी? अंबाला हरियाणा में बनाई थी। हाँ, उससे पहले देखिए 2-3 चीजें जो है आपको मैं और बता देता हूं। यहां पर मैंने बात की है गुप्त साम्राज्य के कुछ स्पेसिफिक नोट के बारे में, और गुप्त साम्राज्य के दौरान जो मंदिरों का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, कला का विकास हुआ, जिसके कारण उसको स्वर्ण युग कहा जाता है, उनके बारे में जानने के बाद में हम हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। तो कुछ चीजें तो है कि कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त जो है शैव अनुयायी थे। बाकी तो गुप्तों का जो है इन्होंने भागवत रिलीजन अपनाया था। भागवत रिलीजन यानी कृष्ण के अनुयायी थे एक तरीके से। लेकिन शुरुआत के जो ये बात बीच के जो थे कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त, ये शैव अनुयायी थे। त्रिमूर्ति यानी पहले इंद्र वगैरह की इनकी पूजा होती थी, लेकिन यहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की स्पेसिफिक जो है पूजा स्टार्ट हो गई थी। हालांकि लेटर ऋग्वेदिक एज में ही हो गई थी, लेकिन इनको सबसे मोस्ट जो पूजा जाने वाला टाइटल मिला था वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे, क्योंकि बीच में तो बौद्ध, जैनी वगैरह आ गए थे, दूसरे शासन आ गए थे। लेकिन यहां से जो है अब हम वर्तमान स्वरूप देखते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश का, वो होना स्टार्ट हो गया था। चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला और साहित्य का स्वर्ण युग इसको कहा जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट, कल्चर एंड स्क्रिप्चर या आर्किटेक्ट। हाईएस्ट गोल्ड कॉइन ये मैं आपको बता चुका हूं। चांदी के सिक्के रूपक के नाम से जाने जाते थे। दिनार जो है ये गोल्ड कॉइन थे। सोने के सिक्के को जाना जाता था दिनार के नाम से, और चांदी के सिक्के को जाना जाता था रूपक के नाम से। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। और आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये गुप्त साम्राज्य जो है इन तीनों में, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला, साहित्य में स्वर्ण युग कहा जाता है। तो मैंने आपको कई सारे साहित्यकार, नवरत्न के बारे में तो जिक्र किया जिन्होंने कई सारी रचनाएं की साहित्य के बारे में। कला में अगर हम बात करें तो मंदिर निर्माण कला, चित्र निर्माण कला, इनके बारे में भी गुप्त साम्राज्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो देखिए 2-3 चीजों के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले साहित्य की रचना। तो साहित्य में मैंने कालिदास के बारे में वैसे जिक्र कर दिया है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविक्रांग्निमित्रम, बहुत सारे विक्रमोर्वशीय, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, इन सब की रचना जो है इन्होंने की है। इसके बाद में हम अगर बात करें, अच्छा ये एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट है कि अभिज्ञान शकुंतलम एक ऐसा ग्रंथ है जो यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने वाला पहला ग्रंथ बना था। इसके बाद में भगवत गीता का ट्रांसलेशन जो सेकंड ग्रंथ था उसको भी यूरोपियन लैंग्वेज में किया गया। भास नाम के एक महत्वपूर्ण नाटककार थे जिन्होंने 2 नाटकों की रचना की। एक स्वप्न वासव दत्ता है, एक चारु दत्ता है। 2 नाटकों की रचना की थी भास नाम के एक व्यक्ति ने। और शूद्रक इनकी जो है मृच्छकटिकम, इनका भी एक नाटक है जिसका मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। तो मृच्छकटिकम इनकी रचना जो है शूद्रक ने की थी। एक विशाखा दत्त है, इनकी रचना जो है, इन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। ये मैंने आपको पहले बताया था कि विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षस है उसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य को राजपाट दिलाने में चाणक्य के द्वारा नंद वंश के खिलाफ चली गई चालों का जिक्र है कि उन्होंने किस तरीके से चालें चलकर
नंद वंश को परास्त किया और चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता दिलाई। तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा दत्त की रचना है। वराहमिहिर के बारे में मैंने बताया था अभी, खगोल शास्त्री थे, पंच सिद्धांतिका और वृत्त सिद्धांतिका की इन्होंने रचना की। आर्यभट्ट का जिक्र इसी समय मिलता है। आर्यभट्ट हालांकि नवरत्नों में शामिल नहीं थे, वो हो सकता है गुप्त साम्राज्य में कहीं और थे, जिन्होंने एग्जैक्ट हमारे पृथ्वी की परिधि को बता दिया था जो आज की परिधि से मिलती है। तो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका की इन्होंने रचना की थी। आर्यभट्ट हमारे भारत के द्वारा छोड़े गए पहले सैटेलाइट का नाम भी जो है आर्यभट्ट था। विष्णु शर्मा इन्होंने पंचतंत्र की कहानियां लिखी। हितोपदेश जो है नाम से इनकी एक और रचना है। तो पंचतंत्र की कहानियां आज भी कई लोग पढ़ते हैं। वो पंचतंत्र की कहानियों के लेखक जो है विष्णु शर्मा थे। एक ब्रह्मगुप्त का जिक्र है, ब्रह्म सिद्धांतिका। आइंस्टाइन, ये भारत के आइंस्टाइन कहलाते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, जी थ्योरी दी थी, ग्रेविटेशनल थ्योरी जो उन्होंने दी थी, उससे पहले कई पहले भारतीयों के द्वारा ये थ्योरी विकसित की गई थी। इन्होंने एक ब्रह्म सिद्धांत नाम का ग्रंथ लिखा था और गुरुत्वाकर्षण थ्योरी इन्होंने दी थी। तो भारत का आइंस्टाइन अगर किसी को कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। धन्वंतरी तो मैंने आपको बता दिया, फादर ऑफ आयुर्वेद। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो ये संस्कृत ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये इतने सारे साहित्य की रचना गुप्त साम्राज्य के टाइम पर हुई थी। तो साहित्य का स्वर्ण युग तो हम इसको जरूर कहेंगे। इसके बाद में कला की बात करें तो कला में चित्रकला हो सकती है, वास्तुकला हो सकती है, संगीत कला हो सकती है। तो इसमें भी गुप्त साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले तो इन मंदिरों के नाम आप याद रखिएगा। ये मंदिर निर्माण शैली जो है नागर शैली में इन मंदिरों की रचना हुई है, इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। और ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे गुप्त काल के बने हुए हैं। उदयगिरी का विष्णु मंदिर एमपी में है, नचन कोठार का पार्वती मंदिर एमपी में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में। अलग अलग जगह मंदिरों के निर्माण हुए। पहले जो मंदिर बनते थे वो पंचायतन शैली में बनते थे। मंदिरों की एक शैली और पंचायतन शैली भी है। पंचायतन शैली में क्या है कि एक देवता होगा सेंटर में और उसके बाद में 4 अतिरिक्त देवता होंगे जो इसके सबऑर्डिनेट होंगे। इस तरीके से पंचायतन शैली चलती थी। बाद में नागर शैली का विकास हुआ, जिसमें एक ऊंचा चबूतरा खड़ा किया जाता था, एक ऊंचा प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाता था, उस पर मंदिरों का निर्माण किया जाता था और एक सिंगल रूम के टाइम में मंदिरों का निर्माण किया जाता था। यानी कि मंदिर उतने तामझाम वाले नहीं होते थे। लेकिन बाद में तो मंदिरों में गर्भगृह के अलावा भी कई सारे मंडप और हॉल बना दिए जाते थे, जहां से आप प्रवेश द्वार के बाद में प्रवेश करते समय बीच में आपको बहुत बड़ा पैसेज मिल जाता था। तो नागर शैली के मंदिरों का विकास सबसे ज्यादा जो है गुप्त काल में हुआ। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट मंदिरों के नाम मैंने लिखे हैं। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर में, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर छत्तीसगढ़ में, जहां पर ईंटों का प्रयोग हुआ है, स्पेसिफिकली ईंटों का प्रयोग हुआ है। भीतरगांव मंदिर कानपुर यूपी में। इन सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हुआ वास्तुशिल्प के क्षेत्र में। अगर हम चित्रकला की बात करें तो अजंता की गुफाओं में कई सारी चित्रकारी जो है गुप्त साम्राज्य के दौरान की गई थी। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि अजंता की चित्रकारी गुप्त साम्राज्य के द्वारा संरक्षित चित्रकारों के द्वारा की गई, लेकिन फिर भी यहाँ की जो चित्रकारी की गई है उस समय गुप्त साम्राज्य के दौरान की गई है। अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित हैं। इन गुफाओं का निर्माण अलग अलग समय पर किया गया। मैं कहूंगा कि 400-500 सालों में इन गुफाओं का विकास हुआ है। और यहाँ पर जो चित्रकारी की गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टेक्निक यूज करते थे, फ्रेस्को टेक्निक बोलते हैं। फ्रेस्को टेक्निक में क्या होता है कि जब आप किसी चट्टान पर कहीं पर चित्रकारी करना चाहते हैं तो पहले आप उसको लेप करते हैं किसी चीज का जिसको आप गीला कर सकें उसको, और बाद में उस पर प्राकृतिक रंगों का जब आप उपयोग करते हैं तो जो प्लेटफॉर्म आपका गीला रहता है, गोबर वगैरह किसी का भी आप लेप कर सकते हैं, और फिर बाद में ऊपर जब आप कलर यूज करते हैं तो कलर चट्टानों के अंदर उतर जाते हैं और आज भी वो चित्र में रंग जो है उसी तरीके से निखर के आते हैं सामने। तो ये एक हम कहेंगे कि प्राकृतिक रूप से रंगों के प्रयोग की विधि है जिसको हम फ्रेस्को तकनीक बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, फ्रेस्को तकनीक। यहां पर एक गुफा है 16 नंबर की गुफा, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चित्र बना हुआ है जहां पर एक डाइंग प्रिंसेस का जिक्र है, मरणासन राजकुमारी का जिक्र 16 नंबर की गुफा में किया गया है। तो अजंता की गुफा में जो चित्रकारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई। तो चित्रकला, वास्तुकला और साहित्य के क्षेत्र में स्वर्ण युग हम गुप्त काल को बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीजें मैंने लिखी है। 200 BC से 650 तक इनकी रचना हुई है। 16 नंबर गुफा के बारे में मैंने जिक्र किया है, डाइंग प्रिंसेस, इसका पोर्ट्रेट है। 17 नंबर में एक और है जो कि इसकी एक माँ और उसके बच्चे से रिलेटेड है। तो अलग अलग गुफाएं, टोटल 29 गुफाएं हैं जो वहां पर अजंता में बनाई गई है। अलग अलग गुफाओं में अलग अलग के बारे में जिक्र है, या पेंटिंग्स है या मूर्तियां हैं। ये अजंता की गुफाओं की खासियत है। एक बाघ रॉक कट केव्स भी हैं, यानी कि वहां पर भी चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। ये मध्य प्रदेश में। एक और उदयगिरी की गुफाएं भी हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ पर भी कई सारी जो है पेंटिंग्स हमें गुप्त काल के मिलती है। तो यहाँ पर तो 9 केव्स हैं, 9 गुफाएं हैं, इनका एमपी में है।
ये चित्रकारियां देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको नोट्स में इसलिए दे रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ और आप न लिख पाएं तो ये सारी चीजें आपको रिटर्न में पीडीएफ के रूप में, आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगी। तो फ्रेस्को विधि मैंने आपको बताया जहां पर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आप यहाँ नोट कर सकते हैं, नीला रंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं उपयोग किया गया है। तो फ्रेस्को तकनीक में नीले रंग की अनुपस्थिति है। अब हम मूर्ति कला की बात करें तो मूर्ति कला में सारनाथ की मूर्ति, मथुरा की वर्धमान की मूर्ति, जितने भी मैंने वराह की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, ये सारे मूर्तियों की जिक्र जो है हमें मिलते हैं। और कई सारी ऐसी मूर्तियों की जिक्र फाहियान ने भी किए हैं। जो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था, उसने बुद्ध की मूर्ति 18 फीट ऊंची मूर्ति का जिक्र किया जो अभी तक नहीं मिली है। तो कई सारी मूर्तियों का जिक्र किया गया है, कुछ मूर्तियां मिली हैं। तो आप देखिए, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, साहित्य, इन सब क्षेत्रों में उन्नति हुई और सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से गुप्त काल जो है हम स्वर्ण युग कहें तो गलत नहीं होगा। तो ये गुप्त काल के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में मैंने आपको कई सारी चीजें बताई। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पर जिक्र किया है मूर्ति कला का। तो मूर्ति कला के बारे में मैं आपको कल बता चुका हूं कि मूर्ति कला में 3 शैलियां विकसित हुई थी। एक अमरावती शैली का मैंने आपको बताया था, जिसमें कहानी के रूप में एक पूरे पिक्चर में ही पूरी कहानी बता दी जाती थी, तो उसमें कोई सेंट्रल पार्ट नहीं होता था। एक मैंने आपको मथुरा शैली बताई जो भारतीय शैली थी और इसमें लाल बलुए पत्थर पर मूर्तियों की निर्माण की किया जाते थे। कनिष्क का संरक्षण मथुरा शैली को मिला और इसमें बुद्ध को एक अलग ही आदर्श अवस्था में बताया गया, जिसमें पद्मासन में बैठे हैं, उनका हष्टपुष्ट शरीर है, कपड़े पूरे शरीर पर उस तरीके से नहीं है। और एक गांधार शैली के बारे में मैंने जिक्र किया था। तो गांधार शैली जो है वो भारतीय शैली और हेलेनिस्टिक आर्ट यानी कि यूनानी शैली का मिश्रण था। गांधार शैली में बुद्ध को आंखें बंद करते हुए, बाल लहराते हुए, बाल खुले हैं, जबकि मथुरा शैली में उनके बाल जो है ऊपर बंधे हुए हैं। इस तरीके से अलग अलग बताया गया। तो ये मूर्ति कला की शैलियां हैं। लेकिन अभी जो मैंने जिक्र किया वास्तुकला का, नागर शैली का, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें भी 3 शैलियां विकसित हुई है और उसी तरीके से आपके क्वेश्चन कभी कभार आ सकते हैं। अगर हम नागर शैली की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में नागर शैली विकसित हुई है। हम इसको मान सकते हैं कि नर्मदा के ऊपर के भागों में नागर शैली विकसित हुई है। फिर बाद में नर्मदा से नीचे लेकिन कृष्णा के ऊपर एक शैली का और विकास हुआ जिसको हम वेशर शैली बोलते हैं। और तीसरी जो है साउथ इंडिया में विकास हुआ जिसको आप बोलेंगे द्रविडियन शैली। तो द्रविड़ शैली आप बोल सकते हैं। इस द्रविड़ शैली को विमान शैली भी बोला जाता है क्योंकि इनके मंदिरों की जो हाइट थी वो विमान रूप में बनाई जाती थी। तो इस साउथ और जो नॉर्थ की जो शैली है, नागर और द्रविड़ शैली का मिक्सचर जो है वेशर शैली है। इसके लिए मैं कुछ पिक्चर भी आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आप देख पाएं, आप समझ पाएं कि किस तरीके से मंदिरों का निर्माण उस समय किया जाता था। देखिए, ये तीनों शैलियों का मैंने पिक्चर आपको दिया है, इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। ये नागर शैली है। देखिए, नागर शैली में इस तरीके से मंडप बनाए जाते थे और मंडप के बाद में मेन जो मूर्ति होती थी वहां पर इस तरीके से गर्भगृह बनाया जाता था। तो गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना की जाती थी। इसके बाद में मैंने आपको द्रविड़ शैली बताई। द्रविड़ शैली के मंदिर इस तरीके से होते थे। एक बहुत बड़ा परिसर होता था जो चारों तरफ बाउंड्री होती थी और एक बड़ा गेट होता था उस परिसर में एंटर करने के लिए, जिसको हम गोपुरम बोलते थे। तो ये मंदिर जो है द्रविड़ शैली के मंदिर है। और वेशर शैली द्रविड़ और नागर शैली का मिक्सचर है। आप पिक्चर में देख पाएंगे कि यहां पर कुछ तो आपने मंडप भी बनाया हुआ है और आपका गोपुरम भी है, लेकिन ये विमानन शैली टाइप भी दिखता है क्योंकि इसमें इस तरीके से और इस तरीके से दोनों का मिक्सचर है। इसमें मैं 2-3 पिक्चर और लेके आया हूं ताकि आपको और समझ में आए कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में मंदिरों की शैली जो है किस तरीके से विकसित हुई थी। आप ये देखिए, ये नागर शैली के मंदिर है, ये द्रविड़ शैली के मंदिर है। देखिए किस तरीके से ये ऊपर जाते जाते छोटे मंदिर होते जाते हैं। यहाँ पर जो इनका शीर्ष है वो इस तरीके से छोटा होता जाता है। इसको विमानन शैली बोला जाता है, द्रविड़ शैली बोला जाता है। और इसी तरीके से इन दोनों का मिक्सचर जो है वेसर शैली है। देखिए कुछ और पिक्चर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पर ये नागर शैली का मंदिर है। किस तरीके से, देखिए कितना अद्भुत मंदिर है। हमें शुरू से ये पढ़ाया गया है कि मुगल साम्राज्य के दौरान कई सारे ऐसी कलाओं का निर्माण हुआ, ऐसे ताजमहल और इन सारी चीजों का निर्माण हुआ, लाल किले का निर्माण हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि प्राचीन काल में कई सारे ऐसी कलाकृतियों का निर्माण हुआ है जो आज भी हम ये कहेंगे कि अद्भुत नजारा है। साउथ में एक मंदिर है जहां पर नंदी एक बेल है, उसके मुंह में एक पत्थर की बॉल रखी गई है। उस बॉल को आप घुमा सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकाल सकते। सोचिए, एक अद्भुत कलाकारी का नजारा है जहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि उस बॉल को उन्होंने किस तरीके से उसके मुंह में डाला होगा कि हम निकाल नहीं सकते। या तो उनके पास में इस तरह सूक्ष्म औजार रहे होंगे जिससे उन्होंने बॉल को अंदर डालकर ही वहां पर गढ़ दिया होगा उसको। तो ये कई सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। ये एक नागर शैली के मंदिर का उदाहरण है जहां पर मैंने बहुत सारी चीजें मेंशन की है। इस तरीके से देखिए, ये छोटे छोटे ये यहाँ पर
हम कहेंगे कि मंदिर में प्रवेश करने के लिए मंडप होते थे, और ये महामंडप, अर्ध मंडप और अंतराल इसको बोलते थे। फिर बाद में गर्भगृह आता था, गर्भगृह जहां पर बहुत बड़ी जो जो मेन देवता थे उनकी मूर्तियां होती थी, और ये शिखर, इसको हम क्या बोलेंगे, शिखर बोलते थे कि इस मंदिर का कितना ऊंचा है। और शिखर के बाद में यहाँ पर ऊपर एक कलश स्थापित किया जाता था, और कलश के ऊपर ये ध्वज या पताका फहराई जाती थी। इस वाले पोर्शन को हम आमलक बोलते थे, इस वाले पोर्शन को ग्रीवा बोलते थे। ये उरुश रंग है जो बीच बीच में यहाँ पर ये निकाले जाते थे, इनको हम बोलते हैं उरुश रंग। तो ये एक तरीके से आप चाहें अगर डेप्थ में पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो ये पिक्चर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये गवाक्ष, गवाक्ष का हिंदी मीनिंग होता है खिड़कियां, तो वहां से हवा के लिए इस तरीके से जो खुले छोड़ा जाता था उसको हम बोलते थे गवाक्ष। ये है नागर शैली का मंदिर। नागर शैली के बाद में वैसर शैली का मंदिर है। वैसर शैली में देखिए बाउंड्री में पूरा मंदिर बनाया है, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। फिर ये बड़ा सा द्वार है अंदर जाने के लिए, और एक मंडप नहीं है यहाँ पर, इस तरीके से मंडप नहीं बने हुए हैं, बड़ा मंडप, छोटा मंडप, और फिर बाद में इस तरीके से नहीं बने हुए हैं। यहाँ पर क्या है कि द्रविड़ शैली की तरह यहाँ पर ऊपर देखिए एक कलश रखने के लिए इस तरीके से यहाँ टेंपल नहीं बनाया गया है। तो ये एक फर्क है वैसर शैली के मंदिरों में, क्योंकि ये नागर और द्रविड़ शैली का मिक्सचर है। और एक यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको बताया है ये द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में क्या है, ये मैंने आपको बताया कि ये पूरा परिसर जो है चारों तरफ से सराउंडेड रहता था, और ये एक बड़ा द्वार होता था जिसको हम गोपुरम बोलते हैं। तो बड़ा द्वार मंदिर में एंटर होने के लिए, और ये जो है ये प्लेन मंडप होता था इनका। जबकि नागर शैली में हम देखें तो इस तरीके से मंडप जो है बढ़ते जाते थे। तो यहाँ पर ये प्लेन मंडप होता था। यहाँ पर ये गर्भगृह जहां पर मूर्ति रखी जाती थी, तो गर्भगृह तो यहाँ पर बोलते ही हम। और ये विमानन शैली जिसकी मैं बात कर रहा था, तो विमानन शैली में इसका शिखर बनाया जाता था इस तरीके से, और ये जो है मेन इसका शिखर होता था। तो ये आपका द्रविड़ शैली, इसका एक पिक्चर भी मैं लेके आया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा उससे। ये देखिए इस तरीके के मंदिर जो है साउथ में बने गए हैं। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन स्पेसिफिकली अभी ज्यादा आते हैं, किस राजा ने किसको मारा, किसने किसको हराया, उनकी बजाय जो एग्जामिनर ज्यादा ध्यान देता है वो ध्यान देता है कि आर्ट एंड कल्चर क्या अलग चीजों का, संस्कृति का क्या विकास हुआ, उसके बारे में हम बात की जाती है। तो ये गुप्त काल के बारे में मैंने बताया। अब हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के काल में किस किस तरीके की चीजें हुई, हर्षवर्धन या पुष्यभूति काल में। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हर्षवर्धन या गुप्तोत्तर काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट राजवंश था, मैंने बताया आपको, वो पुष्यभूति राजवंश था। तो उसको वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली पुष्यभूति इसलिए क्योंकि पुष्यभूति जो है इसका संस्थापक था, इसलिए इसको पुष्यभूति राजवंश बोला जाता है। और वर्धन वंश इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो था पुष्यभूति राजवंश का, वो हर्षवर्धन था। तो हर्षवर्धन के नाम पर इसे पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन वंश वर्धन वंश बोला जाता है। ये एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपनी राजधानी हरियाणा में बनाई। हरियाणा के अंबाला में जो थानेसर नाम की जगह है, वहां पर इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। हालांकि हर्षवर्धन ने स्पेसिफिक जो राज किया वो कन्नौज से किया, उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। एक्चुअली हर्षवर्धन की सिस्टर का जो विवाह था वो कन्नौज के राजा गृहवर्मा से हुआ था, लेकिन हर्षवर्धन की सिस्टर को उसके पति को मारकर किडनैप कर लिया जाता है मालवा के शासक के द्वारा। और बाद में हर्षवर्धन के द्वारा जब मालवा के शासक की हत्या की जाती है, और उसमें एक और शामिल था, गौड़ नरेश था जिसका नाम शशांक था। तो शशांक और उन दोनों के द्वारा ये काम किया जाता है। तो मालवा के शासक की तो हर्षवर्धन हत्या कर देते हैं, लेकिन शशांक जो है भाग जाता है। और बाद में जब कन्नौज के जो राजगद्दी है उस पर उसकी बहन बैठती है, तो ऐसा कहा जाता है कि कन्नौज के राजगद्दी पर उसकी सिस्टर और हर्षवर्धन दोनों एक साथ बैठते थे, यानी कन्नौज जो है हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी हो जाती है। और इस तरीके से कन्नौज का भारत की राजनीति में महत्व बढ़ जाता है। ये वही कन्नौज है। तो आगे जाकर यहाँ इसी कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चलेगा। त्रिपक्षीय संघर्ष की बात मैं करूं, इसका मतलब यह है कि वहां पे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीन राजवंश होंगे जो उसके लिए सत्ता संघर्ष करेंगे। देखिए कन्नौज की स्थिति यहाँ पर है सेंटर इंडिया में, तो यहां से पाल शासक, यहां से राष्ट्रकूट शासक, ये क्वेश्चन में आया हुआ है एग्जाम में इसलिए मैं बता रहा हूं, और यहां से गुर्जर प्रतिहार, ये तीन शासक जो हैं इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे। तो त्रिवंश का संघर्ष इसको हम कहते हैं, ये यहाँ के लिए होगा। तो कन्नौज फिलहाल जो है हर्षवर्धन के अंदर आ जाता है। तो हर्षवर्धन का देखिए यहाँ पर हर्षवर्धन की जब सत्ता खत्म होगी तब की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन अभी हर्षवर्धन का यहाँ शासन है, हर्षवर्धन की सिस्टर का यहाँ शासन है। और अंबाला, यानी यहाँ अंबाला में तो हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर में है ही,
तो कुल मिलाकर ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट, ये नर्मदा अगर मैं कहूं ऐसे बहती है, तो नर्मदा के उत्तर उत्तर में जो है इसका पार्ट हर्षवर्धन के पास में रहता है, क्योंकि नर्मदा के नीचे यहां राष्ट्रकूटों से पहले चालुक्य वंश का शासन होता है, तो वहां तक नर्मदा तक चालुक्यों का शासन रहता है और नर्मदा के ऊपर हर्षवर्धन का शासन रहता है। ये जानकारी भी हमें कहां से मिलती है, मैं अभी आपको बताता हूं। तो कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। देखिए यहाँ मेजर डायनेस्टी विच रूल्ड इन नॉर्थ इंडिया वाज पुष्पभूति डायनेस्टी। तो पुष्पभूति डायनेस्टी थी, किसके द्वारा स्टेब्लिश की गई? पुष्पभूति के द्वारा स्टेब्लिश की गई। इसकी राजधानी कहां पर है? थानेसर अंबाला, ये मैंने आपको बता दिया। पहला रूरल तो फर्स्ट किंग रूलर वाज एक्चुअली पावरफुल वाज प्रभाकर वर्धन, यानी पहला जो शक्तिशाली राजा हुआ, प्रथम शक्तिशाली शासक जो हुआ वो हुआ प्रभाकर वर्धन। प्रथम शक्तिशाली शासक, जो पहला शक्तिशाली शासक हुआ वो तो प्रभाकर वर्धन था। लेकिन ये प्रभाकर वर्धन का शासन तो 580 से 605 ईस्वी तक था, लेकिन बाद में इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? हर्षवर्धन हुआ। तो इसने करीब करीब 40 सालों तक शासन किया और नॉर्थ इंडिया को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा इसने। इसकी बहन कन्नौज के शासक मौखरी वंश, ये कन्नौज का शासक था, ये वंश वहां शासन करता था, कन्नौज मौखरी वंश। इसके ग्रह वर्मा की पत्नी थी। और हर्ष ने क्या किया? गोड़ नरेश शशांक को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो मैंने आपको बताया था कि इसने क्या किया था, मालवा के एक शासक थे, उनकी सहायता से शशांक और इन दोनों ने मिलकर इसकी बहन के पति की हत्या कर दी थी। तो बाद में इन्होंने जो है उस मालवा के शासक को तो मार दिया था, लेकिन शशांक को हराकर ये भाग गया था बाद में। ये वही शशांक है, एक और बता दूं, ये कौन सा शशांक है? ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को काट दिया था। ये शिव भक्त था और बुद्धों से नफरत करता था, तो बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उस बोधि वृक्ष को इसके द्वारा काट दिया गया था। तो ये वही शशांक है, गोड़ नरेश शशांक। तो कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और ये जो इसकी बहन को बचाने का काम है, उसमें मदद की मालवा के शासक की हत्या करने में या इनको ढूंढने में कि इसकी बहन कहां पर है, उसमें बौद्ध भिक्षु दिवाकर है, उनकी मदद की थी, हर्षवर्धन की मदद की थी इन्होंने, दिवाकर ने। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि नर्मदा के तट तक हर्ष का शासन था, उसके नीचे नहीं। तो हर्ष व चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध में हर्ष की पराजय हुई। तो इन दोनों का जो युद्ध हुआ पुलकेशिन सेकंड के बीच और हर्ष के बीच, वो नर्मदा नदी के किनारे हुआ था और उसमें पुलकेशिन की विजय हुई थी और हर्ष को पीछे आना पड़ा था। तो हमें उससे पता लगता है कि हर्ष का शासन जो है कहां था? नर्मदा नदी के तक, नर्मदा नदी के तट तक था, यानी उससे नीचे साउथ में उसका शासन नहीं था। तो ये हर्ष के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको पता लगी है। नेक्स्ट क्या बात करते हैं? हर्ष के समय की सबसे इंपॉर्टेंट घटना यह है कि उसके समय पर एक चीनी हैंसवांग आया था। कि हैंसवांग वही व्यक्ति है जो भारत में करीब 15 साल रहा था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की भी विजिट किया था, वहां के बारे में लिखा था। कई सारे बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे, कई सारे ग्रंथ थे, वो अपने साथ भी लेकर गया था। इसने किताब लिखी थी सीयू की, जिसका नाम था, वो किताब भी इसने लिखी थी। इसके अतिरिक्त इसके बारे में ये जानकारी है कि इसको एक शॉर्ट नॉर्म से जाना जाता है, उसको बोलते हैं हम यात्रियों का राजकुमार। तो यात्रियों का राजकुमार नाम से इस व्यक्तियों को भी जाना जाता है, इस व्यक्ति को भी जाना जाता है यात्रियों का राजकुमार। तो देखिए दो चीनी यात्री बहुत फेमस है, एक फाइयान जो मैंने आपको बताया था कल, और एक है हैंसवांग। हालांकि एक इत्सिंग और आया, इत्सिंग नाम का एक व्यक्ति और आता है बाद में, लेकिन वो उतना फेमस नहीं है। इत्सिंग जो है 670 ईस्वी में भारत आता है। इत्सिंग क्या नाम है उसका? मैंने एक बार फाइयान आपको बता चुका हूं पहले, फाइयान, वेनसांग, इनको कैसे भी लिख दीजिए, और एक इत्सिंग। ये तीन यात्री जो है ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। 670 ईस्वी में भारत आया था। तो चीनी यात्री इसी समय भारत आया। इसकी बुक का नाम भी देखिए सीयू की, मैंने बताया इसकी बुक का नाम है। करीब ये 15 साल तक भारत में रहा। तो ये चीजें इसके बारे में। इसके बारे में एक चीज और है कि ये हर्षवर्धन के कई सारे जीवन के जो क्षण होते हैं उसको इसने लिखा है, उसको उसने बताया। इसने बताया कि एक बार जब प्रयाग में इस तरीके की काउंसिल हो रही थी, धर्म सभा हो रही थी, वहां पर हैंसवांग ने उसकी अध्यक्षता की थी और हैंसवांग ने कई सारे दिन तक ब्राह्मणों से वाद विवाद किया और ब्राह्मणों को परास्त किया। लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण जो है उसकी हैंसवांग की बुराई वगैरह कर रहे थे। तो हर्षवर्धन ने उस समय बोला था कि हैंसवांग के बारे में कोई भी बोलेगा तो उसका मैं जो है सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो ये सारी बातें हालांकि एग्जैजरेट हो सकती है, ज्यादा हो सकता है कि ज्यादा बोल रहा हो अपने बारे में, लेकिन फिर भी हैंसवांग की बातों में कई तरह की सच्चाइयां हैं। जो उसने नालंदा विजिट किया है, इतनी सारी बातें की है, हो सकता है कि उसने वो चीजें तो सही लिखी हो, लेकिन हर्षवर्धन के बारे में उसने बड़ा चगड़ा कर लिखा हो। क्योंकि हर्षवर्धन के बारे में ये बोलता है कि हर्षवर्धन हैंसवांग के प्रभाव से बुद्धिस्ट हुआ था, पहले बुद्धिस्ट नहीं था। हैंसवांग के कारण ही हर्षवर्धन जो है बुद्धिस्ट हो गया था। तो दरबारी कवि बाणभट्ट था जिन्होंने हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना की। ये दो ग्रंथ हैं, ध्यान रखिएगा, हर्षचरित्र और कादंबरी। ये इसके जो दरबारी कवि थे
वो बाणभट्ट थे। एक दरबारी कवि कल मैंने बताया था आपको समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि के बारे में मैंने बताया था, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, उनका नाम था हरिशेन। क्या नाम था? हरिशेन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है तो आप ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट इसके दरबारी कवि है, क्योंकि वो हर्षवर्धन से हरिशेन का कई बार गड़बड़ रहता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, लेकिन हर्षवर्धन के कौन थे? बाणभट्ट। इस हर्षवर्धन को स्वयं जो है 3 नाटकों की रचना का रचिता बोला जाता है। हालांकि एनसीईआरटी में एक चीज जगह यह भी लिखा है कि इस पर आरोप भी लगाया जाता है किसी लेखक को पैसे दिए थे इसने, तो उस लेखक ने इसके नाम से 3 नाटकों की रचना की। लेकिन अब इतिहास में तो ये लिखा है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और आपका नागानंद, ये 3 नाटकों की रचना हर्ष ने स्वयं की थी। और हर्ष के कोई बच्चा नहीं था, हर्ष की कोई संतान नहीं थी। तो 647 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हुई तो फिर कन्नौज जो इसकी राजधानी हुआ करती थी, तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हो गया। तो किसके बीच हुआ? देखिए मैंने बताया गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ये पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हो गया। तो ये कहानी है हर्षवर्धन की। एक थोड़ा मैं आपको और बता दूं, देखिए इंडिया के मैप से अगर आपको थोड़ा समझ में आए तो जब हर्ष का शासन यहां पर चल रहा था, हर्षवर्धन का शासन जब यहां पर चल रहा था, तो एक्चुअली यहां पर चालुक्यों का शासन था। ये अब बहुत सारे राजवंश में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहां पल्लवों का शासन था, पल्लवों का शासन था। तो यहां पर हर्ष के शासन के टाइम जब हर्ष नर्मदा नदी पार करने की कोशिश करता है, ये नर्मदा, तो मैंने बताया कि चालुक्य वंश का शासन पुलकेशिन सेकंड और हर्ष के बीच यहां पर युद्ध होता है इस नदी पर, नर्मदा के तट पर, और उसमें पुलकेशिन की विजय होती है। तो ये तो चीजें हैं। और चालुक्यों और पल्लवों का संघर्ष भी जो है टाइम टाइम पर चलता रहता है, इनके बीच भी झगड़ा चलता रहता है। कई बार जो है चालुक्य पल्लवों को हराते, पल्लव चालुक्य हराते हैं। लेकिन अब दूसरा एक मेजर पिक्चर आता है, अगर आपके सामने यहाँ पर मैं बना देता हूँ। तो हर्ष की मृत्यु के बाद में क्या हुआ कि चालुक्यों की जगह तो कौन आ गए? राष्ट्रकूट आ गए। चालुक्यों की जगह, चालुक्यों को हराकर या चालुक्यों को खत्म करके राष्ट्रकूट ने शासन किया। और यहाँ पर चोल साम्राज्य आ गया। कौन सा साम्राज्य आ गया? चोल। ये वही चोल साम्राज्य जो मैंने आपको पढ़ाया था, महापाषाणिक काल के बाद में जन्मा था, लेकिन उस समय बहुत कम टाइम पीरियड के लिए उत्थान हुआ था इसका, लेकिन बाद में वापस 8वीं शताब्दी में या 7वीं शताब्दी में वापस इसका उत्थान होता है। और यहाँ पर जो गुर्जर प्रतिहार आ जाते हैं, गुर्जर प्रतिहार, तो ये कई सारे राजवंश, अभी सबके बारे में हम पढ़ नहीं सकते। दूसरा हमारा एग्जाम भी एसएससी का है। ये बंगाल में पाल वंश का शासन होता है और ये कन्नौज यहाँ पर। तो ये तीनों इसके लिए झगड़ेंगे। और चोल साम्राज्य के बारे में बहुत जिक्र आता है। एक्चुअली चोल साम्राज्य का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर राजराज प्रथम ये जो इन्होंने मंदिर बनाए थे, चोलों के जो स्पेसिफिक मंदिर थे, बृहदेश्वर का मंदिर, ये बहुत सुंदर कलाकृतियों के मंदिर बनाए थे। तो चोलों का इसलिए आता है। दूसरा, इनकी नेवी का बहुत बड़ा जिक्र है कि इनकी नेवी जो है बहुत ही सशक्त थी। इन्होंने इवन यहाँ से श्रीलंका वगैरह पर भी इन्होंने आक्रमण किया, उसको जीता। और उधर जो अंडमान के बाद में जो देश आते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, वहां तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया था। तो ये चोल, राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार, ये एक समय आता है जब हर्ष की मृत्यु के बाद में ये राजवंश आते हैं। और हर्ष की मृत्यु से पहले ये चालुक्य, पल्लव और हर्ष इस समय के राजवंश रहते हैं। तो ये कई सारी चीजें जो है आपको, और अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप जरूर पढ़िएगा। लेकिन एसएससी और रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन के बीच हुआ था, तो उससे आपको पता लग जाएगा। बाकी कौन किसको हराता है, कौन किसको नहीं हराता है, ये बहुत डेप्थ की बातें हैं। तो यहाँ पर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होता है। एंशिएंट के बाद में मैंने आपको बताया था कि हम जो है टाइमलाइन वाइज चलेंगे। तो अब हमारा मिडाइवल पढ़ने का टाइम है, यानी कि हम पढ़ेंगे अब कौन सा? मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में देखिए ये चीजें तो है ही कि त्रिपक्षीय संघर्ष इनके बीच चल रहा है, ये चलता रहेगा मध्यकालीन भारत में। क्योंकि मध्यकालीन भारत की शुरुआत जो है सही लोग 712 ईस्वी से मानते। 712 ईस्वी में जब मुस्लिम आक्रमण हुए तब से, तो उस समय ये लोग अपना काम कर रहे थे, भारत खंडों खंडों में बिखरा हुआ था। तो वहां से मध्यकालीन भारत की हम शुरुआत करेंगे और फिर हम धीरे धीरे जो है चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कई सारे राजवंश उस समय आए, भारत में सल्तनत काल आया, मुगल वंश आए, उनके राजाओं की किस्से, कहानियां, ये हम मिडिल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।